टू आइडेंटिकल प्लेन वायर्स, दो समान वायर्स हैव ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल्स पर सेकंड यानी हर्ट्स, लिख लो वहाँ HZ। मतलब दोनों वायर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो सेम है। व्हेन केप्ट अंडर द सेम टेंशन, जब दोनों के ऊपर सेम टेंशन लगाया, तो हमें पूछा व्हाट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन वायर will lead to the occurrence of 6 beats per second। तो अगर 6 बीट्स पर सेकंड तैयार करना है तो कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज करना पड़ेगा एक वायर के टेंशन में, व्हेन बोथ वायर्स वाइब्रेट साइमल्टेनियसली, जब दोनों वायर्स को एक साथ वाइब्रेट किया यानी साउंडेड किया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन CBSE में पूछा है। तो यहाँ क्या हुआ बताओ। तो इनिशियली दोनों जो वायर्स है उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है और वो 600 हर्ट्ज है जब उनको अंडर सेम टेंशन रखा। फिर मान लीजिए कि पहली जो वायर है उसका टेंशन हमने इंक्रीज कर दिया T डैश तक, कितना T डैश तक, और दूसरी वायर जो है उसका टेंशन वही रखा T। तो भाई जब आपने टेंशन इंक्रीज किया तो क्या होगा, टेंशन इंक्रीज किया तो आपको वहाँ पे बीट्स में भी चेंज आएंगे, बीट्स में चेंज आएंगे तो आपको फिर बीट फ्रीक्वेंसी दी है NB, ओ दी है 6। तो फिर बरोबर अच्छी तरह से समझ लो प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। तो बरोबर ध्यान दो, इनिशियली शुरू में बोथ द वायर्स हैव सेम फंडामेंटल frequency, that is 600 hertz, when the tension on both wires are same, that is T। जब दोनों वायर के ऊपर टेंशन सेम था T। अब हमने क्या किया, हमें बोला गया है कि नाउ द टेंशन इन फर्स्ट वायर बी इंक्रीज किया, बी इंक्रीज टू T डैश एंड the tension in second wire is kept same, that is T। तो पहली जो वायर है उसका टेंशन इंक्रीज किया T1 तक और दूसरी जो वायर है उसका टेंशन वही रखा T। सो देयरफॉर टेंशन चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सो बीट्स तैयार होगी। सो देयरफॉर बीट्स विल बी फॉर्म, बीट्स विल बी फॉर्म, दैट इज क्या आएगा हमारे पास फार्मूला, N1 माइनस N2 इक्वल टू NB। तो N1 यानी पहले वायर की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वायर की, N2 यानी दूसरे वायर की फ्रीक्वेंसी, और ये बीट फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है, तो वो दी है 6। अब दोनों केसेस में वायर की बात चल रही है। आपको मालूम है वायर जो होती है तो उसमें ये एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव गई और ये दूसरी वापस आए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, और ये स्टेशनरी वेव तैयार हुई। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, तो सर N इक्वल टू
1/12√T/m, बिल्कुल सही है फॉर्मूला। हाँ, तो पहली वायर में अभी जब टेंशन T1 है तो N1 क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर 1/12√T'/m। सर T डैश क्यों? क्योंकि ये देखो टेंशन T डैश तक लाया इंक्रीज करके, माइनस दूसरी वायर के ऊपर का टेंशन तो चेंज नहीं किया, वही है T, तो माइनस दूसरे वायर का टेंशन यही 1/12√T/m इक्वल टू 6। तो ये 1/12√T'/m वैसे ही, और ये वैल्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दी है 600 हर्ट्ज, और ये 6 वैसे ही, क्योंकि दूसरे वायर का टेंशन चेंज ही नहीं किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं हुई, वो वही है 600। ये -600 उधर लेके गए तो 1/12√T'/m इक्वल टू ये 6, और ये उधर 600 लेके गए प्लस 600, तो क्या हो गया सर 606। मान लीजिए ये इक्वेशन 1, और ये जो है 1/12√T/m, तो इसकी वैल्यू दूसरे वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12√T/m, तो ये तो ऑलरेडी कितनी है सर 600, मान लो इक्वेशन 2। तो 1/2 करो, 1/2 गिव्स, तो क्या मिलेगा लेफ्ट अपॉन लेफ्ट इक्वल टू राइट अपॉन राइट, तो 1/12√T'/m अपॉन 1/12√T/m इक्वल टू इधर 606 अपॉन 600। क्या कैंसिल होगा सर 1/12 कैंसिल सर, ये यम कैंसिल, और ये सर 606 अपॉन 600 अगर हम इसका डिवीजन निकालते हैं तो ये आता है 1.01, तो ये आता है 1.01, और यहाँ क्या बचता है तो सर ये T' अपॉन ये T, ये बचा। यस, तो इधर अभी मेंशन कर रहा हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, तो स्क्वेयरिंग वही गेट, तो ये T' अपॉन T इक्वल टू ये 1.01 का स्क्वेयर, तो T' अपॉन T इक्वल टू ये 1.01 का स्क्वेयर करोगे तो ये आता है 1.02, तो ये 1.02, तो ये T हम इधर लेके गए तो देयरफॉर T' इक्वल टू 1.02 T, ये T' की वैल्यू आ गई, T' की वैल्यू आ गई। यस, तो फिर पहले हमें वहाँ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन पूछा है, तो पहले हम इंक्रीज इन टेंशन फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर इंक्रीज इन टेंशन इज ये डेल्टा T इक्वल टू ये बड़ा वाला T' और ये फर्स्ट वायर में का जो टेंशन हमने इंक्रीज किया कहाँ तक सर T', और पुराना क्या था तो सर पुराना तो T था सर, सही बात है। तो डेल्टा T वैसे ही T' की वैल्यू रखो 1.02 T माइनस T, तो डेल्टा T कितना आ गया सर, यहाँ से T कॉमन आता है बरोबर, ये बचा सर 1.02 माइनस यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है सर, सही बात है। सो डेल्टा T इक्वल टू T और ये डिफरेंस 0.02 और ये T इधर ले लो तो डेल्टा T अपॉन T इक्वल टू 0.02। जैसे डेल्टा T को बोला जाता है इंक्रीज इन टेंशन, वैसे ही डेल्टा T अपॉन T को बोला जाता है वो जो पूछा है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन, तो ये डेल्टा T अपॉन T यानी ही फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन इक्वल टू कितना, तो सर ये ऑलरेडी 0.02
02 है। ये आ गया आंसर। और अभी आप वहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में देखेंगे और मुझे बोलेंगे कि ऑप्शन कौन सी है। तो ऑप्शन है बी। यस, तो ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। क्या हुआ फिर से बताओ सर। देखिए दो वायर दी है, जैसे ये एक वायर सर, इसी प्रकार से एक दूसरी, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सर सेम दी है 600 हर्ट्ज, क्योंकि दोनों के ऊपर का टेंशन सेम था टी। ठीक है भाई। फिर सर क्या किया कि दोनों में से एक वायर, जैसे कि पहली वायर के ऊपर का सर टेंशन हमने टी से बढ़ा के टी डैश किया, ओके, और दूसरे वायर का टेंशन जो है वो वैसे ही रखा सर, उसको कुछ नहीं किया, ओके। जैसे ही सर दो वायर के टेंशन में डिफरेंस आ गया, पहली का टेंशन टी डैश और दूसरी का सर टी, वैसे ही सर उनके फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम थी, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी दोनों वायर में एक एक लूप तैयार होना, एक लूप तैयार होना, यानी उस वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन जैसे सर टेंशन चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो सर बीट्स तैयार हुई। तो सर जो बीट्स तैयार होती है, बीट्स का फार्मूला सर हमारे पास है n1 माइनस n2 इक्वल टू nb। और सर बीट्स nb हमें दी है सर 6, इसलिए n1 माइनस n2 इक्वल टू 6। वायर के लिए सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n हमें मालूम है 1/2L रूट टी बाई एम। तो पहले वायर का तो सर अभी टेंशन टी डैश है, तो सर पहली वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल टू 1/2L रूट टी डैश बाई एम, माइनस दूसरे वायर का तो सर टेंशन चेंज ही नहीं किया, तो सर उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 1/2L रूट टी बाई एम। सर 6 वैसे ही सर, ये 1/2L रूट टी डैश अपॉन एम वैसे ही माइनस, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दूसरे वायर के हो तो दिए सर 600 हर्ट्ज, वो ऑलरेडी दी है कि भाई पहले दोनों केस में दोनों वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम थी 600। हाँ, ये इक्वल टू 6 सर, तो ये उधर लेके गए प्लस 600 प्लस 6 यानी 606 हो गए, ये वैसे ही। हाँ, और सर ये 1/2L रूट टी बाई एम, इसकी वैल्यू तो 600 ऑलरेडी सर यहाँ है, टेंशन करना होता, लेकिन हमें बोला है सर फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन, तो ये सर डेल्टा टी यानी इंक्रीज इन टेंशन अपॉन सर ये ओरिजिनल टेंशन टी, इसका डिवीजन यानी सर फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन होता है, और वो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 0.02, और इसलिए सर ऑप्शन आ गई बी। क्लियर रे बाबू, बोलो बाबू क्लियर रे। यस। ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी दोहरा, ऑफ लेंथ 20 मीटर, लेंथ उसकी 20 मीटर, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट यानी सीलिंग, सीलिंग से उसको सस्पेंड किया। अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे उस स्ट्रिंग की। A short wave pulse is introduced at its lower end, लोअर एंड से उसमें एक वेव पल्स यानी एक तरंग बनानी शुरू की। अच्छा, लोअर एंड से रे बाबू, तो इट स्टार्ट्स मूविंग अप द स्ट्रिंग, लोअर एंड से बनानी शुरू की और वो अप 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 जा रही है ओ सीलिंग के एंड तक। तो द टाइम टेकन टू रीच द सपोर्ट इज, तो इस वेव को वो सपोर्ट यानी ही सीलिंग तक जाने के लिए कितना समय लगा, और हमें बोला है कि टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, JEE में पूछा है। सबसे पहले तो फिगर, तो बाबू रे फिगर ये देखो, ये है रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट यानी फर्म सपोर्ट यानी फिक्स सपोर्ट। यस, ये सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, फर्म सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। हाँ, इसका मतलब ये कि भाई वो सीलिंग जो है वो स्ट्रिंग लगाने से, दोरा लगाने से सीलिंग टूट के नीचे गिर जाएगी क्या? नहीं, नहीं टूटेगी। इसीलिए कैसा सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, रिजिड घट्ट, न टूटने वाला, न टूटने वाला।
क्लियर क्या रे बाला, बाला रे बाला। हाँ, तो ये वो स्ट्रिंग, ये वो स्ट्रिंग, हाँ यस। तो इसकी जो पूरी लेंथ दी है वो दी है 20 मीटर, यस सर। और फिर सर ये लोअर एंड है, हाँ लोअर एंड, और ये सर वो अपर एंड है, बिल्कुल। तो सर वेव यहाँ से बनानी शुरू की, वेव पल्स यानी वेव, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसा जर्क दे के यहाँ से वेव बननी शुरू हो गई। तो ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, इस प्रकार से उसमें वेव बनी। तो इस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी, तो यहाँ से वेव बनानी शुरू की, यहाँ पे पहुँची। तो कितना समय लगा यहाँ की वेव को ये यहाँ पहुँचने के लिए, तो वो टाइम हमें पूछा है, टाइम पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो सर ये स्ट्रिंग है और इसमें अगर वेव तैयार हो रही है तो फिर हमारे पास इसका फार्मूला है। सर ये वेव तैयार हो रही तो इसकी वेलोसिटी रहेगी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग इज v इक्वल टू सर रूट टी बाई एम। टी यानी यहाँ लगाया हुआ टेंशन ताकि वो वेव बनना शुरू हो जाए, और यम यानी इसी वायर की मास पर यूनिट लेंथ। तो इधर हम लिखेंगे कि भाई यम यानी मास पर यूनिट लेंथ, उसी को बोला जाता है लीनियर डेंसिटी। और ये मास पर यूनिट लेंथ यानी ही मास अपॉन लेंथ। तो मास यानी इस वायर का मास कैपिटल एम, और उसकी लेंथ, हाँ तो लेंथ बाबू रे ये लोअर एंड से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? लोअर एंड से। तो लोअर एंड से लेंथ और अपर एंड पे वो पूरी लेंथ हो रही है। तो लोअर एंड पे x इक्वल टू सर 0 मीटर, और ये बढ़ते 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 यहाँ तक गई सर। तो यहाँ तक गई तो यहाँ x इक्वल टू सर वो यल रहेगी पूरी, यहाँ यल रहेगी। और ये वेव को पहुँचने के लिए लगने वाला टाइम जो है यहाँ हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सर वो लेंथ x इक्वल टू 0, क्योंकि सर ये लेंथ जो है ये तो चेंज होते जा रही है। यहाँ पे 0, फिर ये यहाँ पे पहुँची तो कुछ रहेगी, 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 और यहाँ पे पहुँची तो सर x पूरी यल रहेगी, ये 20 मीटर। यस सर। तो लेंथ ये जो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है वो x, तो ये x इधर लिया तो mx इक्वल टू कैपिटल M। तो वायर का मास m इक्वल टू ये कैपिटल M इक्वल टू mx, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर आपको उस वायर का मास पूछा कैपिटल M इक्वल टू तो स्मॉल m और x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इस एंड पे जहाँ पे अभी वो वायर की शुरुआत हुई तो वहाँ पे मास कितना रहेगा रे सर? m इंटू एक्स की वैल्यू 0, तो मास कितना 0। तो ये वायर का मास इस स्टेज पे 0। क्यों 0 सर? अभी तो वायर शुरू ही नहीं हुई ना सर, तो वो 0। और फिर जैसे जैसे अप जाते जाएंगे वो x बढ़ते जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली उसका मास भी बढ़ते जाएगा। और जब वो यहाँ पे पहुँच जाएगी तो सर मास इक्वल टू यम इंटू ये x की वैल्यू यल यानी 20 हो जाएगी। तो यम इक्वल टू ये 20 इंटू स्मॉल m हो जाएगा। यस सर। और T यानी रे बाबू, तो T यानी होता है टेंशन इन स्ट्रिंग जो हमने लगाया उस वायर में, ताकि ये वेव वहाँ पे जनरेट हो सके, तैयार हो सके। और ये टेंशन बेटा हमेशा यम इंटू जी होता है। यम यानी ये मास, इसीलिए
मास फाइंड करके रखा ताकि अभी हमें टेंशन मिल जाए। तो टेंशन इक्वल टू ये मास कैपिटल एम उस वायर का इंटू जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टी इक्वल टू कैपिटल एम की वैल्यूज स्मॉल एम इंटू स्मॉल एक्स और जी वैसे ही। तो ये कैपिटल टी की वैल्यू इसमें रखो। सो देयरफॉर वी इक्वल टू रूट कैपिटल टी की जगह सर ये वाला यम यक्स जी अपॉन ये यम। कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर दो। यस सर स्मॉल एम कैंसिल। तो वी इक्वल टू रूट यक्स इंटू जी। तो सर ये वेलोसिटी इस वेव की जो जा रही है सर ट्रैवल हो रही है उस वेव की वेलोसिटी। लेकिन सर हमें मालूम है वेलोसिटी यानी होता है सर डी एक्स बाई डी टी और ये रूट एक्स जी वैसे ही रूट एक्स जी वैसे ही या सेपरेट कर दो तो सर रूट एक्स इंटू रूट जी। हाँ सर वी यानी डी एक्स बाई डी टी कैसे? अरे वेलोसिटी ये मैंने आपको कई बार बताया कि वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होती है और डेफिनेशन भी बताया मैंने। ये डी यानी द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, एक्स यानी ये डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस जो बदल रहा है, टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज, और वी यानी वो वेलोसिटी इस वेव की वेलोसिटी, उसी को हम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग बोलते। तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यस सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम ये रूट एक्स इंटू रूट जी को इधर लाते हैं और डी टी को इधर लेके जाते हैं। तो ये सर हो गया इधर लाया तो ये सर डी एक्स तो वैसा ही अपॉन रूट एक्स इंटू रूट जी और ये सर डी टी इधर। हाँ बिल्कुल सही। अब सर हमें ये डेरिवेटिव के टर्म है डी एक्स और डी टी, तो इसको हटाने के लिए डेरिवेटिव का रिवर्स अपोजिट कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग वही गेट। तो सर इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, ये टर्म लिख लेना डी एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू रूट जी और ये डी टी। लेकिन सर इधर x है तो x तो सर बदलते जा रहा है ना, कहाँ से कहाँ सर 0 से l तक, बिल्कुल। तो यहाँ बेटा ये जो x है ये x 0 से लेके x l तक, और सर यहाँ टाइम, हाँ तो यहाँ जब वेव फॉर्म होनी शुरू हुई तब टाइम कितना, तो सर तब टाइम 0 और यहाँ पहुँची तो टाइम कितना, तो सर वो t इक्वल टू टी। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, हाँ x डिस्प्लेसमेंट की यानी डिस्टेंस की, और ये टाइम की लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सादा x लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 0 भी लिखा तो चलेगा तो सिर्फ 0। ये x इक्वल टू l लिखने की ज़रूरत नहीं, सादा l भी आपने लिख लिया तो भी चलेगा। ये t इक्वल टू 0 की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 0 भी लिखा तो चलेगा, और ये t इक्वल टू t की ज़रूरत नहीं, यहाँ t भी लिखा तो चलेगा। यस सर। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि इंटीग्रेशन अपने अंदर कांस्टेंट टर्म को नहीं रखता। यस सर, रूट जी ये कांस्टेंट है, अपॉन में है तो ये सर ऊपर कुछ भी नहीं है 1 और नीचे सर ये रूट जी। इंटीग्रेशन सर डी एक्स अपॉन ये सर रूट एक्स यानी सर एक्स का पावर हाफ, लोअर लिमिट 0 वैसे ही, अपर लिमिट l वैसे ही, और यहाँ सर ये d यानी डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट टर्म है तो कैंसल हो गए सर, तो बचा t बचा यानी इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। सर इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो लोअर और अपर लिमिट का क्या करे, वो तो बेचारे यतीम हो गए। क्या हो गए? यतीम नहीं होने देंगे। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट करना, लोअर लिमिट लोअर और अपर लिमिट अपर। यस सर, इधर लिख रहा हूँ। हेलो,
यस, तो 1/√g वैसे ही, यस सर। और ये x टू दी पावर हाफ जो है इसको सर आप लेके गए तो इंटीग्रेशन वैसे x वैसे ही इक्वल टू सर ये t, इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया। अभी अपर और लोअर लिमिट जो है उसकी सॉल्व करना है, तो ये t के जगह पहले अपर लिमिट रखो t, फिर माइनस लिखना और t की जगह लोअर लिमिट 0। यस सर, तो 1/√g और x का पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन जब तक इंटीग्रेशन है तब तक का dx है। dx का मतलब होता है ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dx का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू x। जब तक इंटीग्रेशन है तब तक का dx है, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व dx भी चला जाएगा। यस, तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है x का पावर माइनस हाफ। तो एक सादा इंटीग्रेशन का फार्मूला बताता, वो हमेशा ख्याल में रखना। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, अभी बताया जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dx है। dx ने क्या होता है अभी बताया, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन जैसे ही जाएगा dx भी उसके साथ गायब हो जाएगा। क्लियर क्या? यस। तो ये वैसे ही होता है जैसे हमारा देश जो है, देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के कौन मुख्यमंत्री, तो जैसे ही देश के प्रधानमंत्री अगर पद से हट गए तो उनका मंत्रिमंडल भी उनके साथ चला जाता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री भाई चले गए, मतलब उनकी सरकार चली गई तो मंत्रिमंडल वैसा ही रह गया। नहीं, प्रधानमंत्री चले गए तो भाई मंत्रिमंडल भी उनका चला गया। या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो अगर पद से हट गया तो उसके साथ उनका मंत्रिमंडल भी चला जाता है। वही है यहाँ पे, इंटीग्रेशन जब तक है तब तक dx है। तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है x टू दी पावर n का, और ये होता है x का पावर n वैसे ही, और उसमें +1 ऐड करना, तो अभी पावर क्या आ गया सर, n+1, यही पावर नीचे n+1। ये बेटा फार्मूला ख्याल में रखो। तो क्या है बोलो बरा इसको, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ये फार्मूला अगर यहाँ हमने लगाया तो क्या होगा, तो सर x का पावर ये सर -½ +1 अपॉन ये सर वही -½ +1, सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो dx चला गया। लेकिन सर यहाँ जो लिमिट है लोअर है वो वैसे 0 और ये यल और ये t-0 यानी t, तो 1/√g और ये x का पावर 1 - हाफ यानी हाफ बच गया, और ये भी 1 - हाफ यानी हाफ बच गया। अच्छा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो सर ये लोअर और अपर लिमिट का क्या, वो सर यतीम हो गए, नहीं होने देंगे। लोअर लिमिट लोअर और अपर लिमिट अपर, यहाँ भी वही लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट यल t वैसे ही। तो सर ये 1/√g और ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर का जो डिवीजन है 2, ये अब चला गया ट्वाइस, और ये सर x का पावर हाफ, ये सर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट यल, ये t वैसे ही। तो सर 1/, अब सर √g की वैल्यू हमें दी है कितनी, 10, और सर ये 2, और x का पावर हाफ यानी ही √x, लोअर लिमिट यल 0 और अपर लिमिट यल, ये t वैसे, यही t हमें फाइंड करना है। तो 1/√10, और ये बाबू रे ये देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया 2, तो बचा क्या सर √x, बिल्कुल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट यल इक्वल टू t। हाँ, अरे लेकिन यल की वैल्यू हमें मालूम है ना, दी है ना यल की वैल्यू, ये जो वायर की लेंथ है कितनी है 20, तो सर यल के जगह 20 लिख लो ना। यस, तो ये सर 2/√10 वैसे ही, और ये सर √x की जगह अपर लिमिट 20, यस, माइनस सर √x की जगह लोअर लिमिट 0, ये t वैसे ही। तो सर ये 2/√10 और ये सर √20, ये √0 यानी 0 होता है सर, लिखने की ज़रूरत नहीं। यस, तो इधर लिख रहा हूँ। तो सर ये 2/√10
और सर ये 20 √20 मतलब सर √2 × 10, ये t वैसे ही, तो 2/√10 और इसको सेपरेट किया तो √2 × √10 इक्वल टू t, √10 कैंसल, तो ये बचा सर 2√2 इक्वल टू t, लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो ये टाइम जो है वेव यहाँ से बहते हुए यहाँ तक, यानी लोअर एंड से बहते हुए अपर एंड तक गई, तो उसको कितना समय लगा, इतना सर समय लगा, t इक्वल टू 2√2 सेकंड। ये हो गया सर आंसर। और ऑप्शन ए बी सी डी जो दी है उसमें ये राइट ऑप्शन है सर बी। तो वेरी हाई क्वालिटी प्रॉब्लम has been solved by a very simple technique. Okay re babu, okay, yes. The transverse displacement of a string clamped at both ends is, एक स्ट्रिंग यानी दोरा है, दोनों एंड पे उसको क्लैम्प किया यानी बांधा, ओके। तो उसमें जो वेव तैयार होगी वो वेव का इक्वेशन दिया है, कौन सी वेव तैयार होगी, तो स्टेशनरी वेव तैयार होगी। कैसी अभी लगे मैं फिर से बताता हूँ, एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव ऐसी जाएगी और दूसरी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव वापस आएगी, और दोनों को मिलके क्या बनेगी, एक स्टेशनरी वेव। उसका इक्वेशन दिया है y, उसके ब्रैकेट में x, t दिया है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, राइट हैंड साइड में आपको वेरिएबल दिए हैं, x यानी डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट और t यानी टाइम, तो वो वहाँ पे लिखे रहते हैं। बोलते वक्त उसको y xt ऐसा नहीं बोलना, सिर्फ y बोलना। तो y इक्वल टू 0.06 साइन 2πx/3 cos 60πt, वेयर x एंड y आर इन मीटर, हो ना, x डिस्टेंस है और y डिस्प्लेसमेंट है, एंड t इन सेकंड, हाँ t टाइम है इसलिए सेकंड में। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.5 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ दी है बेटा 1.5 मीटर, एंड इट्स मास इज 3 × 10⁻² kg। उसका मास दिया है रे बाबा, किसका रे, स्ट्रिंग का। तो द टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग इज, कितना टेंशन उस स्ट्रिंग में डेवलप हुआ, ये पूछा है। सबसे पहले तो बाबू फिगर, तो ये देखो बेटा, ये स्ट्रिंग है, दोनों इस पे उसको क्लैम्प किया यानी बांधा, तो ये रिजिड सपोर्ट, ये भी रिजिड सपोर्ट, तो ए और बी में उस स्ट्रिंग को बांधा और उसको ऐसा जर्क दिया यानी टेंशन दिया, तो ये एक वेव सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये दोनों मिलके क्या बनी, स्टेशनरी वेव बनी। इस स्टेशनरी वेव जो है उसका आपको इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, तो वो इक्वेशन हम इधर पहले ही साइड वर्क में लिख लेंगे। तो हमेशा जो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इक्वल टू सर दिया है 0.06 इंटू साइन 2πx/3 इंटू कॉस 60πt, ये मान लो इक्वेशन 1 ये दिया है। लेकिन हमारे पास स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, बट वी हैव, लेकिन हमारे पास इक्वेशन है स्टेशनरी वेव का, क्या इक्वेशन है रे बाबू, बोलो, y इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस 2πx/λ। तो इसमें जो बेटा 2π/λ होता है ये k होता है वेव नंबर, तो 2π/λ की जगह k यानी cos kx,
इंटू ये साइन ओमेगा टी इक्वेशन 2। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पे ये साइन का टर्म दिया है 2πx/3 और ये कॉस का टर्म दिया है 60πt, तो यहाँ पे ये y इक्वल टू 2a कॉस 2πx/λ ये कॉस का टर्म और ये साइन का टर्म, तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट इसको हम बदल सकते हैं। ये कॉस के जगह साइन और साइन के जगह कॉस लिख सकते हैं, ये दिमाग में फिट रखो। तो ये कॉस के जगह साइन और ये साइन के जगह कॉस। हाँ, अब आप इसकी तुलना करो, कंपेयर करो। यस सर, 1 और 2 की कंपैरिजन, तो कंपेयर 1 एंड 2, वही गेट क्या मिलता है देखो, y समान। यस सर, तो ये 2a इक्वल टू ये 0.06, तो यस सर 2a इक्वल टू 0.06। उसके बाद में साइन समान और ये kx 2π/λ x 2π/λ यानी kx। हाँ, तो ये x देखो साइन समान x समान, तो ये 2π/λ यानी k यानी सर ये जो k है यानी सर ये 2π/3। यस सर, k इक्वल टू 2π/3। फिर सर कॉस समान और ये टी समान, तो सर ये ओमेगा यानी सर 60π। यस सर, ये आ गया। तो भाई अभी हमें यहाँ पे टेंशन पूछा है, तो इधर आते हैं। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव गई उसकी वेलोसिटी और ये जो रिफ्लेक्ट हुए उसकी वेलोसिटी समान रहती है, और वो कितनी रहती है? तो वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग इज v इक्वल टू √T/m। ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव गई या ये आई? यस सर। तो हमें सर फाइंड करना है t, तो स्क्वेयरिंग करेंगे, तो ये v² और ये T/m। यम इधर लिया तो v² m इक्वल टू t, लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट। यस, तो स्मॉल m यानी मास पर यूनिट लेंथ, तो इसके लिए डाटा हमें दिया हुआ है उसका यूज करेंगे और वेलोसिटी इस डाटा से मिलाएंगे। ये जो डाटा हमें दिया है यहाँ से मिलेगा हमें v। तो मैं आपको बता दूँ ये k और ये ओमेगा और v, इसका रिलेशन मैंने बताया है। k यानी वेव नंबर, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और v यानी लीनियर वेलोसिटी। इसका रिलेशन मैंने आपको बताया, ख्याल में रखो। वी हैव k इक्वल टू ω/v, दिमाग में फिट रखो। ये वेव नंबर k यानी एंगुलर वेलोसिटी अपॉन लीनियर वेलोसिटी, तो v इधर k इधर, तो v इक्वल टू ω/k। ओमेगा की वैल्यू है 60π, k की वैल्यू है 2π/3। तो ये 60π वैसे ही डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, तो ये डिनोमिनेटर रिवर्स हुआ 3/2π, पाई कैंसल, 2 ये 6 मतलब 2 3 6, तो यहाँ 30 आए और वो 3 यानी ये हो गए 90। वेलोसिटी है लीनियर, इसलिए मीटर पर सेकंड उसका यूनिट। यस सर। तो सर v तो मिल गया, यहाँ रख देते हैं 90, v की वैल्यू स्क्वायर वैसे ही। अब सर स्मॉल m है मास पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल m मैंने बताया क्या होता है सर, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसी को बोला जाता है सर लीनियर डेंसिटी। सही बात। और ये मास पर यूनिट लेंथ यानी सर मास अपॉन लेंथ। यस सर। तो मास हमें दिया हुआ है कितना, तो वो दिया है सर 3 × 10⁻⁻²।
और वायर की ये जो लेंथ दी है, ये जो वायर है इसकी लेंथ दी है 1.5 मीटर। तो सर 1.5 टू ज़ा, तो सर ये आ गया 2 10⁻⁻² स्मॉल m की वैल्यू। इसका यूनिट मास का केजी और लेंथ का मीटर, तो केजी पर मीटर। ये स्मॉल m की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 2 × 10⁻²। 90 का स्क्वायर यानी 90 × 90, और ये वैसा ही 2 10⁻²। सर 9 × 9 81, एक जीरो और एक ज़ीरो, दो जीरो यानी 10⁻², और ये 2 10⁻², वैसे 10⁻², 10⁻² कैंसल। तो सर ये 81 × 2, तो ये कितना आएगा रे बाबू 162 टेंशन न्यूटन में, ये आंसर। तो सर आंसर आ गया 162 न्यूटन। अब ABCD में से राइट ऑप्शन बताओ, तो राइट ऑप्शन है बी। क्लियर है क्या? तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया बता दो। सर हमें सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो जा रही है और आ रही है उसकी वेलोसिटी v = √T/m। टी फाइंड करना था सर, स्क्वेयरिंग किया, T = v²/m। v सर हमने फाइंड किया दिए हुए इक्वेशन, और हमारे पास जो इक्वेशन है वहाँ से 90, और स्मॉल m सर हमें जो डाटा दिया है मास और लेंथ वो रखा, तो स्मॉल m मिला, वो यहाँ रख दिया और आंसर सर मिला लिया। ये टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए ही नहीं, बोर्ड के लिए भी इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड by a very simple technique. So again repeatedly I am telling you that this problem is very important for your board as well as entrance. We are dealing here with entrance, but this is simultaneously very important for board also. So remember it, understand. You better understand. Okay? Yes.